अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक दुकानदार के गिर्द घूमती है। दुकानदार रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक दुकान पर आता है, रोज़ी कमाता है और घर चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो शॉप पर तो आया लेकिन घर वापस ना जा सका। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी अली अब्बास, बरकी के डीएसपी हैं और इनके सर्कल थाना हडियारा के हदूद में ये वाक़या पेश आता है अफसोसनाक, जहाँ पर शूटर दुकानदार को बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डीएसपी अली अब्बास, आपके थाना सर्कल हदूद हडियारा में एक बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़देह वारदात होती है। उस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या है, कातिल कौन है, शूटर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमाद साहब, ये मैं आपको बताता हूँ कि आज से चंद रोज़ कबल हडियारा के इलाका में एक कॉस्मेटिक्स के दुकानदार खालिद अब्दुल मजीद, वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। गाड़ी पे कुछ लोग आते हैं, गाड़ी पे एक शूटर निकलता है, उनकी दुकान में दाखिल होता है, जाके अंदर उसको फायरिंग करके हलाक कर देता है। मामला कितना टाइम होता है, कितने दिन, कितने मिनट में या सेकंड्स में ये काम होता है? सब ये विद इन सेकंड्स ये काम होता है। इसमें कोई मिनटों का कोई नहीं है, घंटों का कोई रोल नहीं है। कोई रैकी की हो पहले सारा मैं बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो शूटर है पहले भी उसकी रैकी करता रहा है। पहले 2 यौम कल पहले आया है, वहाँ पे गाड़ी पे आया है, पूरा उसने रास्ता देखा है, उसकी दुकान देखी है, पूरा एक उसने तरीकाकार अपनाया है कि मैंने इस दुकानदार को कैसे शूट करना है और कैसे फरार होना है। तो बरोज़ वकूआ ये कुछ लोग आते हैं गाड़ी पे, ये शूटर ड्राइविंग सीट पे होता है, वहाँ से निकलता है, दुकान सीधा गाड़ी से उतर के स्ट्रेच के पास होता है, दुकान में दाखिल हो जाता है। वहाँ पे जाके विद इन सेकेंड्स उसको फायर मारता है, फायर मार के वापस गाड़ी में बैठ के बड़ी स्पीड से फरार हो जाता है। तो इसमें वो जो दुकानदार है खालिद अब्दुल मजीद मकतूल जो है, अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए उसकी, तो वो घर का अकेला मतलब सरबराह होता है, वो अपने बीवी बच्चों का। इसका कुछ लोगों के साथ कोई रकम का लेन देन का मामला काफ़ी दिन से चल रहा था। इसने कुछ लोगों के पैसे देने थे, कुछ से लेने थे, इनका तनाज़ा चल रहा था। वो लोग जो है इसको आए दिन को धमकियां भी देते थे, इसको डराते थे। हमें बताएं कि कातिल आया, अपना हदफ पूरा किया, फरार हो गया, फिर पुलिस का काम शुरू हो जाता है कातिल के पीछे जाना, और फिर वो कातिल शूटर निकलता है। ये कहानी आप बताएं कि इस तक पहुँचे कैसे? हमें चूँकि CCPO साहब की तरफ से, DI साहब की तरफ से वाक़या एक अंधे कत्ल का था, इस वारदात को ट्रेस करने के लिए CCPO साहब की तरफ से, DI साहब की तरफ से हदायत मिली, और SP साहिबा कैंट जो है उनकी सरबराही में अफसरान ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें मैं और मेरी टीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस थी, और बरकी और इसके अलावा थाना हडियारा के जितने अफसरान हैं उन सब पे एक मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, और हम लोगों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। हम लोगों ने उन टारगेट्स पे काम करते हुए इलाका में वैसे फुटवर्क भी किया, उसके साथ साथ टेक्निकली भी जो वहाँ पे मौजूद हमें कैमरों से जो एविडेंस मिली उसको कलेक्ट करते गए। एविडेंस कलेक्ट करते करते एक स्टेज ऐसी है कि जहाँ पे हमें वो पता चला कि गाड़ी बड़ी स्पीड के और मेन रोड पे चढ़ी है। जब मेन रोड पे जब वो गाड़ी आई तो उसमें उसका नंबर भी थोड़ा सा जो हमें उसका क्लू मिल गया नंबर का। उस नंबर पर हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की, नंबर का डाटा थ्रू प्रॉपर चैनल एक्साइज से हासिल किया, डाटा लेकर फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस सी मलक ज़मीर उसके साथ शेयर किया। उसको जब डाटा दिया उसने विद इन आवर्स वो गाड़ी को ट्रेस करके पकड़ भी लिया, मगर वो गाड़ी जो है वो नहीं थी जो जिस पर कातिल आए थे। असल में गाड़ी तो उसका नंबर इस्तेमाल हुआ था। कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस करते करते ये जब बरकी रोड पे आए, बरकी रोड से फर्दर आगे पैरागॉन सिटी तक आए, वहाँ से आगे मतलब जैसे जैसे इनको वो कैमरे जो है उनको लेते गए, उन कैमरों के साथ साथ ये गाड़ी का पीछा कैमरों की मदद से ये जो मफरूरी का रास्ता काटा, बिल्कुल उस सारे रास्ते को उन्होंने सारा चेक किया, तो उसमें से इनको काफ़ी हद तक मदद मिल गई। उसके बाद इन्होंने अपने मतलब एक चूँकि पुलिस है, सारे इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपनी जो लोकल इन्फॉर्मेशन है उसके ज़रिए भी वर्किंग स्टार्ट की। लोकल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए और कैमरों की मदद से इनको क्लू मिला कि जो गाड़ी वकूआ में इस्तेमाल हुई है वो गाड़ी लाहौर के एक इलाका में मौजूद है। ये फौरी तौर पे अपनी टीम के साथ वहाँ पर गए। वहाँ पे जाके जब उस गाड़ी के मालिक को मिले तो वो एक रेंटे कार वाला था। उससे मिलके इन्होंने आगे से वो गाड़ी भी जब देखी, इन्होंने उस रेंटे कार वाले ने उनको एक बड़ी अजीब सी एक स्टोरी सुनाई। वो भी स्टोरी मैं चाहता हूँ कि इंचार्ज अपनी ज़ुबानी ही आपको बताएं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इन्होंने ये प्लानिंग की
प्लानिंग करके और किस तरह से एक वकूआ सरजद किया, सरजद करने के बाद इन्होंने किस तरह से गाड़ी को पार्क किया। बिल्कुल ठीक है। जब ये कत्ल की वारदात होती है तो जो कातिल है, जो शूटर है, वो फरार होने में कामयाब हो जाता है, मफरूर हो जाता है, रूपोश हो जाता है। उसकी तलाश करते करते आपने जो गाड़ी कातिल ने या शूटर ने इस्तेमाल की, उस पर जो फेक नंबर प्लेट लगा हुआ था, आप उस मालिक तक पहुंचे, उसका बैकग्राउंड बताएं थोड़ा सा। उसके ओनर तक पहुंचे तो ऑनर तो एक शरीफ आदमी, एक मेडिकल कंपनी में रैप था। तो उस रैप जब उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया कि जी मेरी गाड़ी तो घर में खड़ी है। तो उसे फौरी तौर पे उसके घर गए, गाड़ी देखी तो गाड़ी उसके घर में पार्क थी, मतलब उसके गैराज में थी। तो ना ही उस गाड़ी से ऐसा कोई हमें फील हुआ कि इस गाड़ी पे कोई वारदात, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल उस वक्त उसकी कंडीशन थी, ऐसे था जैसे 2-3 रोज से वो गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हुई है। गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हुई। खैर वो गाड़ी लेके हम लोग थाना आ गए। सेकंड चीज़ के जब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में गाड़ी को देखते गए तो उसमें कुछ निशानियां गाड़ी की उसमें हम लोगों ने मार्क की थी। वो निशानियां भी उस गाड़ी में मौजूद ना थी। वो निशानियां गाड़ी पे मौजूद नहीं थी जो घर में गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन जो नंबर इस्तेमाल हुआ है वो उस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। उस गाड़ी का नंबर इस्तेमाल हुआ, तो फेक नंबर था वो। तो बाद में जब जो गाड़ी वकूआ में इस्तेमाल हुई, असल गाड़ी जो, उस तक हम लोग पहुंचे तो जो निशानियां हम लोगों ने मार्क की थी, जैसे इसके स्टील पे स्टिकर था, कोई निशान थे उसके ऊपर, उसके मुताबिक 100% वही गाड़ी निकली जो कातिल ने इस वकूआ के लिए इस्तेमाल की थी। खैर जब उसके मालिक से मिले, मालिक ने गाड़ी भी हमें दी कि जी ये गाड़ी है। तो आप उसको गाड़ी का फिर फर्दर उससे इंक्वायर करते गए, तफ्तीश करते करते हमें पता चला कि एक रेंटे कार से वो गाड़ी दूसरे रेंटे कार पे, दूसरे से तीसरे पे गई, तीसरे रेंटे कार से उस कातिल ने रेंट पे ली थी, रेंट पे लेके इस वकूआ में इस्तेमाल की थी। तो वो जो शूटर था उसने फेक नंबर प्लेट लगाया। मुझे लगता है कि आपकी तफ्तीश और कातिल तक जो आसानी से आप पहुंचे हैं उसके पीछे एक वजह ये भी है कि गाड़ी का नंबर जो इस्तेमाल हुआ, फेक नंबर, तो वो यकीनन वो उस एरिया में रहते होंगे और आपने फिर ट्रेस करने की कोशिश भी की होगी कि अगर कोई किसी और शहर का तो नहीं लगाया, उन्होंने चंद गलियां छोड़ के किसी का गाड़ी का नंबर नोट किया और शूटर ने वो गाड़ी का नंबर लगा लिया। साहब आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें बता दूं आपको कि असल में जो गाड़ी जिस मालिक नंबर इस्तेमाल हुआ है, जिस असल गाड़ी का, वो गाड़ी और जो वकूआ में गाड़ी इस्तेमाल हुई है, दोनों के एरिए में तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सिर्फ इतना फासला है। और इसमें उसने जो बड़ा शातिर था शूटर जो है, वो चूँकि गुजरता होगा वहाँ से, उसने गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी का नंबर उसको याद होगा, उसने सेम नंबर वही लगाया जो गाड़ी असल का था, और गाड़ी का कलर भी वही था, गाड़ी का मॉडल भी वही था, मेक भी वही था जो असल गाड़ी का, और उसने फेक नंबर उस गाड़ी पे लगाया। फेक नंबर लगाया। तो फिर इसको गिरफ्तार कैसे किया? फिर जिसमें फिर उसका सारा में डाटा मिल गया, जो उसने रेंटे कार वाले ने हमें सारी उसकी डिटेल दे दी। डिटेल के बाद फिर हम लोगों ने उसकी रैकी की, रैकी कर पे अपनी टीमें तश्कील दी, टीमें तश्कील दे के ज़ाहिर है वो कत्ल करके घर में तो बैठा नहीं था, ज़ाहिर दाएँ बाएँ के मफरूर हुआ था। उसमें यह है कि हम लोगों ने फील्डिंग लगाई उसके लिए, जैसे हमारा पुलिस का तरीकाकार है, और वैसे ही वो मतलब आया। तो हम लोगों ने फिर कुछ टेक्निकली भी, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर मिल गया, यहाँ से पुलिस का असल काम शुरू होता है। लोकेशन ट्रेस कर ली, गाड़ी ट्रेस कर ली, अब आपका हदफ है कि इस मुल्ज़म को भी पकड़ना है, और इसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए आपने फिर फील्डिंग भी लगाई, रैकी भी की, और जो पहले मुखबरी उसने की वो फिर आपने पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए रैकी की। जी बिल्कुल। तो फिर टेक्निकल असिस्टेंस पूरी ली हम लोगों ने हमारे सीआरओ डिपार्टमेंट से। तो कहाँ से पकड़ा गया ये कातिल शूटर? ये हमने तो लाहौर से ही पकड़ा है जी। लाहौर से पकड़ा है? पहले भी कभी वारदात की है इसमें? नहीं, इससे ये कातिल जो है ये पहले कभी किसी में नहीं रहा, लेकिन जो इसके साथी थे उनमें से एक साथी जो है साहब रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापे मारे हैं, और इंशाल्लाह जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अच्छा, ये शूटर जो आपने गिरफ्तार किया, क्या इसका दुकानदार के साथ कोई लेन देन डायरेक्ट था या शूटर के आगे कोई बंदा था? वो जिस आदमी का खालिद के साथ लेन देन था, उसका, इस शूटर का, जो वो टीम आई थी हमलावर, इन सब का आपस में लिंक है। शूटर का और दुकानदार का डायरेक्ट आपस में नहीं था, लेकिन ये उनके साथ आता था। मतलब सारे जो वो रकम के मामले में रकम लेने के लिए आते थे, ये उनके साथ आता था। जब ये कत्ल की वारदात होती है तो आपको मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करना होती है। आपने देखा होगा ये डकैती मज़ामत पर मर्डर ना हो, एक दुकानदार को कोई कत्ल कर गया है, कोई डाकू ना हो, आपको फौरी तो नहीं पता चला कि ये शूटर है या कातिल है या इसका कोई लेन देन है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन दोनों सूरतों में शुरू कर दी। आपने हर पहलू को देखा कि ये डाकू भी हो सकता है, ये कातिल भी हो सकता है, ये शूटर भी हो सकता है, इसका कोई लेन देन भी चल रहा होगा। किस तरह ये सारा माइंड बना? बताता हूँ आपको। ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई वारदात होती है और जब इतनी स्पीडी मतलब ये वारदात होती है कि विदिन सेकंड्स ये वारदात हो जाए,
तो कुछ अंदाज़ा तो हमें भी हो जाता है। पहले देखें, हम लोग तो कोई भी ऐसा हुआ होता है जिसमें बिल्कुल ब्लाइंड हो, उसमें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कहीं ये वारदात तो नहीं है। तो हम लोग उसी एक्सपेक्ट से इसको लेते हैं और उसी हिसाब से वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। ये बातें जो आपको बता रहा हूँ, ये तो बाद में तफ्तीश में हमें क्लियर हुई ना कि ये मामला तो कोई और निकला। अदरवाइज हम लोग तो इसी हिसाब से कर रहे थे कि भाई मे भी कोई वारदात करने आया हो, उस दौरान इसको मार गया हो। लेकिन ये बातें जब बाद में क्लियर हुई हमें, कुछ वो फिर मुद्दइयों ने हमें थोड़ा बताया कि भी इस तरह से इसका मामला कुछ लोगों के साथ है लेन देन का, तो हमें क्लियर हुई। तो कितनी रकम का तनाज़ा निकला तफ्तीश में? हमारा साहब इसमें यह है कि कुछ पैसे इसने भी लोगों से लेने थे, पैसे। कुछ लोगों ने, किसी ने 10 लाख या 15 लाख 25 लाख इस तरह से कोई रकम, मुख्तलिफ रकम है जिसका ये तनाज़ा निकला है। वो इंशाल्लाह मेन बंदा जिसके लिए मैं कह रहा हूँ हम लोग लगे हुए, इंशाल्लाह जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। सारी बात वो पैसों की, क्योंकि ये तो मकतूल को या उसको पता है मरवाने वाला। जो मरकजी मुल्ज़म है, जो शूटर को आगे भेजने वाला था, वो जो 109 में आपने रखा है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई? नहीं, अभी नहीं। हम लोग इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार करें। उसमें कुछ ये है कि कुछ बंदे जो थे उन्होंने कोई बेल भी करवाई है, पूरी बेल भी करवाई है। हाँ जी, तो उसमें हम उनको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। तो जैसे ही मामला क्लियर होगा तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सर, अगर वो पकड़ा जाता है मेन मरकजी मुल्ज़म, और पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि इस तक पहुंचना भी है और इसको गिरफ्तार भी करना है, और जो चंद पैसों के लिए शूटर को तैयार कर सकता है और कत्ल करवा सकता है, वो दोबारा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया जा सकता है। सोसाइटी में वो अभी भी ख़तरे का जो होता है ना, घंटी बज रही है, इलाके में खौफ की फ़िज़ा बरकरार है। मरकजी मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ बताता हूँ कि इसमें हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। एक तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बरकी है, फ़याज़ अहमद SI, एक उसकी टीम काम कर रही है इसके लिए, और दूसरी टीम जो मेन जो है वो हमारे जो मोहम्मद सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा है, उसकी पूरी टीम जो है इसके सिलसिले में ये कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द आपको बताया ना कि टेक्निकली इसमें हमें बहुत मामूलात हासिल है, और उस पर CRO ब्रांच हमारी बड़ी हेल्प कर रही है, और सेकंड जो ग्राउंड वर्क है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द इसको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। DSP बरकी अली अब्बास हमारे साथ थे, और सारी कत्ल की वारदात को किस तरह ट्रेस किया वो सारी कहानी इनकी ज़ुबानी हमने जानी। और जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन जो शूटर इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ उसको असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया, और जो गाड़ी इस वारदात में इस्तेमाल हुई उसको भी बड़े टेक्निकली तरीके से बरामद किया गया, कब्जे में लिया गया, और तफ्तीश को आगे लेकर चला जा रहा है। मेरे साथ DSP बरकी अली अब्बास मौजूद हैं, और दौरान ड्यूटी इनको गोली भी लगी। वो कहानी क्या है वो इनकी ज़ुबानी जानते हैं। ये महकमाना ड्यूटी के अमूर सर अंजाम देते हुए जब आपको गोली लगी तो वो फिर दिन कैसे गुजरे आपके? हमारा साहब देखिए, हम लोग जब पुलिस का हल्फ लेते हैं ना, तो उस वक्त हल्फ लेते हैं हम लोग कि हमारा जान माल हर चीज़ महकमा पुलिस के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। मैं आपको फिर थोड़ा बताता हूँ। कुरान पाक की सूरह स्वाद है, उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है, आयत है कि फ़ाकुम बैन नास बिल हक, लोगों के दरमियान फ़ैसले करो हक के साथ। तो ये जब हम लोगों का हल्फ होता है, उसमें ये हम लोगों को बाकायदा हल्फनामे में ये लिया जाता है कि हम लोगों ने लोगों के दरमियान हक के साथ फ़ैसले करने हैं। और जब हक के साथ फैसले करने हैं, हक की जंग जो है वो आसान नहीं होती। हक के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो चूँकि हम लोगों ने एक ओथ लिया होता है कि हम लोगों ने अपनी जान माल जो है वो कुर्बान कर देनी है इस महकमे के लिए, अवाम के लिए, अवाम की फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। मैं काफ़ी अर्सा पहले की बात है, जब मैं CIA में था, उस वक्त हम लोगों ने डाकू थे, कोई एयरपोर्ट पर लोग निकलते थे तो उनके साथ वारदात करते थे। वो बेचारे परदेसी आते थे पाकिस्तान में, लुटे बूटे, वो यहाँ पे वहाँ से कमा के आते थे। यहाँ पे आके ये डाकू लोग जो हैं उनको गन पॉइंट पर उनकी जो कमाई थी उससे, और जो उनका सामान, जो तोहफे तहफ़ लाते थे, उनसे महरूम कर देते थे। तो उस वक्त तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने इन पर रेड किया, तो उस दौरान इनके साथ कोई फायरिंग का भी कुछ तबादला हुआ, तो उसमें मेरी ये टांग पे गोली लगी थी। तो खैर अल्लाह ताला ने बचाया।
और शहीदों की बजाय मुझे गाजियों में शामिल कर दिया अल्लाह ने, तो शहादत भी देता तो गाजी का लक़ब मिल गया। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महकमे ने गाजी का लक़ब दिया हुआ है, मेरा नोटिफिकेशन हुआ है। तो उसमें यह है कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो उस वक्त के जो हमारे अफसरान थे उन्होंने बेहतर से बेहतरीन इलाज जो है अच्छा वो मेरा करवाया था। और उस वक्त मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा कहें कि आपको सिंगल पैनी मेरी अपनी लगी हो तो वो नहीं थी लगी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगा। मेरी सिंगल पैनी भी नहीं लगी। आपके ऊपर जो भी इलाज के लिए पैसे खर्च हुए वो सारे महकमा पुलिस ने दिए। वो बिल्कुल बेहतरीन इलाज करवाया गया मेरा। उस वक्त हमारे जो SPCA थे उन्होंने और हमारे जो CCPO साहब थे, DIG साहब थे, उन सब ने मिलकर मेरा बेहतरीन इलाज कराया और विद इन डेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों पर फिर खड़ा हो गया और अपनी ड्यूटी उसी तरीके से सर अंजाम देता रहा। जब आपको गोली लगती है घर पे क्या माहौल पैदा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर में मेरा एक बेटा है और मेरी बीवी है, वो बड़े हौसले वाले हैं और उनको भी पता है कि मेरी बीवी को पता है कि मेरा खामद जो है वो घर से जब निकलता है तो हाथ पे निकलता है। वो मेरा बेटा भी है, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मेरा वालिद जो है वो पुलिस अफसर है और वो घर से जब निकला है उनको पता है कि मैं एक बात बता दूँ आपको माँ साहब, उनके ईमान इतने मजबूत मैंने कर दिए, उनको इतना मजबूत मैंने कर दिया हुआ है कि और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे कि अगर मैं गाजी हूँ तो मुझे अल्लाह शहीद का दर्जा दे। मैं इस महकमे के लिए शहादत का दर्जा लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमतन तैयार हूँ मैं। सर आप जैसे जो जज्बा जिन ऑफिसर में मैं देखता हूँ आप जैसा जज्बा, तो बहुत से ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो शहादत के बारे में नहीं सोचते, गाजी होने के बारे में नहीं सोचते, महकमे की लाज को किस तरह बरकरार रखना है उस बारे में नहीं सोचते, वो लूट मार में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनका हदफ कोई और होता है। आप उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे साथ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा। जब नहीं अगर वो पुलिस में आ गया है तो अच्छा ही होना चाहिए, फिर तो आपको बुरा नहीं होना चाहिए, फिर मुजरिमों और मुहाफिज में कोई फ़र्क नहीं। देखिए काली भेड़ें हर जगह में मौजूद होती हैं, ये सिर्फ पुलिस में नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं, आप देखते हैं हर जगह पे काली भेड़ें मौजूद हैं। तो देखें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अभी जो फिल वक्त मैं आपको फीस माना बात बताऊँगा, अगर आप एनालाइज कर लें आप इस वक्त आपको अच्छाई ज़्यादा नज़र आएगी पुलिस में और बुराई बड़ी कम नज़र आएगी। वो जो काली भेड़ें हैं उन भेड़ियों का कलाकमा हो रहा है, महकमाना तौर पे उनका एहतसाब हो रहा है, अदालती तौर पे उनका एहतसाब हो रहा है। हमारे अफसरान जो है बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं कर रहे। माशरे में हम इंसाफ बिकता हुआ देखते हैं। ये एक फिल्मी सी बात है कि इंसाफ बिकता है। नहीं मेरी बात नहीं देखें, मेरी बात सुने, आपकी नज़रों से भी गुजरता है ऐसी कई ऐसे काम होते हैं जो आप रोकना भी चाहते हैं लेकिन आप रोक नहीं पाते, हालात ख़राब ना हो जाएं या कोई आपके अगेंस्ट ना हो जाए। किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं ये सारा देख करप्शन करते हुए लोगों को? मां साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बात बताऊंगा, ना तो मुझे ना ही मेरी टीम को, मैं अभी अपनी मतलब चूँकि मेरा बरकी सर्कल है, मैं DSP इन्वेस्टिगेशन बरकी सर्कल को बता रहा हूँ, पर्सनल नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बरकी सर्कल को बता रहा हूँ कि मुझे या मेरे किसी सबॉर्डिनेट को आज तक ना तो किसी ने कभी गलत कहा है और ना हम लोगों ने किया है। अगर कोई देखे मेरी बात, आप जिसका कह रहे हैं कोई गलत कहता है, कहते हो लोग कहते हैं ना, ज़ाहिर है वो कोई इमोशनली ब्लैकमेल करके कह देता है, कोई प्रेशर डाल के कह देता है कि अभी मैं ये कर दूँ, तो उसका जो है ना प्रेशर जो लोग लेते हैं वो लेते रहे, लेकिन मैं या मेरी टीम नहीं लेती। हम लोग गलत ना करते हैं और ना करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है खिदमत आपकी। पुलिस का मतलब देखें, P फॉर पोलाइट, O फॉर ओबीडियंट, L फॉर लॉयल, I फॉर इंटेलिजेंट, C फॉर करेजियस, E फॉर एफिशिएंट। तो इसका काम ये है। लेकिन हमने पुलिस में सिर्फ C को ही मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। नहीं, या मेरी बात सुने, पुलिस में मैंने आपको बताया कि काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद हैं, खाली पुलिस में मौजूद नहीं है। वो जो है उनका सर, जो है वो आवाम से बराह रास्त ताल्लुक पुलिस का है। बिल्कुल। और पुलिस के पास हर शहरी ने मदद के लिए आना है, चाहे वो मुश्किल में है चाहे वो खुशी में है जी। तो अगर उसका जायज़ और मेरिट काम है तो वो आप पुलिस वालों का करना बनता है। हक जो आप हक की बात करते हैं ना, फ़र्ज़ है, हक है कि खिदमत करनी है, इनको तकलीफ से निकालना है। पुलिस का शोबा बनाया इसीलिए गया कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन जब हम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उनको मज़ीद मुश्किलात में डाल देते हैं और मुजरिम उनको लूट रहे होते हैं और पुलिस एक तो साहिल को भी तंग कर रही होती है और दूसरा मुजरिम को भी साथ दे रही होती है, तो ऐसी सूरत हाल में एक पुलिस वाले को किस तरह अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने होंगे?
मासा मुझे एक बात बताएं आप, डाकू के साथ मुकाबला किसका होता है? पुलिस का। पुलिस वाले का। गाजी कौन बनता है? पुलिस वाला। शहीद को कौन होता है? पुलिस वाला। पुलिस वाला। आम पब्लिक में तो इक्का दुक्का को वारदातें हैं ना, कि चले कोई ऐसी कोई वारदात हुई, मुजामत हो गई, बंदा जख्मी हो गया या दौरान वारदात को मतलब इंतकाल कर गया। अदरवाइज डाकुओं के साथ फेस टू फेस कौन होता है? पुलिस। अवाम तो पुलिस शहीद होती है, पुलिस को गोली लगती है, वो गाजी बनती है, लेकिन जो पुलिस मुलाजमीन क्रिमिनल्स का साथ दे रहे होते हैं वो तो फिर अपने महकमे के साथ भी लॉयल नहीं है, आपके साथ भी लॉयल नहीं है। तो उन पुलिस मुलाजमीन का हाल किस तरह सामने आना चाहिए? इनका कड़ा एहतसाब होता है, और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बहुत से केसेस आपके सामने भी आए हैं, आते रहेंगे आपके सामने, जिनमें पुलिस जहाँ पे कोई गलत करती है, किसी के साथ गुनाह इंसाफ़ी करती है या किसी के साथ कोई झूठा केस ही बना देती है। अगर आप बात को छुपाएंगे तो वो ऐसे पुलिस मुलाजमीन नाजायज़ मुकदमा का इंदराज अमल में लाते रहेंगे, और वो झूठा मुकदमा जिस शहरी पर भी होगा वो सारा, बल्कि सारी ज़िंदगी उसको जुटलाता भी रहे तो वो उसके ज़िंदगी से हट नहीं सकता। तो ऐसे मैं बताता हूँ आपको ये कहानी क्या थी, किस थाने के किस पुलिस मुलाजमीन ने, किस रैंक के अफसर ने मुकदमा दर्ज किया ये कहानी और ये झूठा मुकदमा बनाया? अगर मासा साहब मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये हमारा जो तफ्तीश तब्दील हो गया थी ना, मैं थोड़ा बता दूँ, इसमें कुछ हमारे मामला पहले वहीं से स्टार्ट करें। आपको ये हमारे कुछ मामला होते हैं कॉन्फिडेंशियल, अफसरान जब तफ्तीश तब्दील करते हैं बड़े एतमाद के साथ सर आपने मेरिट पे काम कर दिया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के नोटिस में लाए, बिल्कुल, और वो पुलिस मुलाजिम कसूरवार ठहराया गया, तो वो क्यों ठहराया गया, क्या उसने किया था? उसमें वो क्या नाम है, रैंक क्या है, थानेदार? देखिए जिसने पर्चा दिया था ना, मैं नहीं चाहता कि इस तरह उसकी तशहीर की जाए। देखिए मेरी तशहीर नहीं है, देखिए उसको पता हो कि आपको पता है कि ये तफ्तीश में आप वो पुलिस मुलाजिम झूठा निकला है, उसका नाम क्या है? मैं बताता हूँ, अगर सच्चा है तो फिर नाम मैं उसकी तशहीर नहीं करना चाहता। देखिए मेरी बात सुने, मेरे मौला अली का फरमान है कि जब आपने, देखिए मैं दूसरी तरफ, अगर कोई बंदा गंद डाल रहा है, एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, माफ कर दें, तो लेकिन जो उसने मामूल ही बना लिया है झूठे मुकदमा दर्ज करने का, तो उसका नाम बताएं। देखिए मेरी बात, आपकी तफ्तीश में कसूरवार है? बिल्कुल, मैंने वो लिखा, नाम बताएं। मैंने लिखा इमरान अशरफ एसआई। किस थाने का है? फैक्ट्री की तफ्तीश थी। मगर ऐसे नहीं होना चाहिए ना, देखिए झूठे पर्चे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। पंचायत का पर्चा अगर हो गया है एक आम शहरी पे, ये तो एक केस सामने आया है, इस तरह के कई केसेस आपके सामने रोजाना आते हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरह का एक केस आया। अगर झूठे पर्चे देते रहेंगे तो वो जिंदगी भर उस मुकदमे का सामना ही करता रहेगा। एक कोई भी पुलिस ऑफिसर नया आएगा, वो कहेगा यार अंदर से मंशात फरोश या रिकॉर्ड याफ्ता है, वो रिकॉर्ड फिर बनता जाएगा, वो ना चाहते हुए भी एक बड़ा मुजरिम बन जाएगा माशरे में। तो बनाने वाला कौन? पुलिस वाला। मैं बता, ये एक रीत थी, खत्म हो चुकी है। जब उस पे रिकॉर्ड ही कोई नहीं था तो पर्चा हो गया। रिकॉर्ड उसका अब था, तो पर्चा तो था, मंशियात का नहीं था, मंशियात का नहीं था, लेकिन आप उसको मंशियात फरोश भी बना दिया। बिल्कुल, मंशियात का रिकॉर्ड नहीं था उसका। अब वो वहाँ पे उसके रिकॉर्ड में लिखा भी जाएगा कि इसमें मंशियात का पर्चा हुआ, इसमें ये बरी हुआ है, पर्चा खारिज हुआ है, तो वो उसका उस रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो असल मंशियात फरोश भी ऐसे बरी लिखवा लेते हैं, तो इसका मतलब वो भी बेकसूर थे। असल मंशियात फरोश कैसे लिखवा लेंगे? मेरी बात सुने, उधर अदालतें बैठी हुई हैं, हाँ, अदालतें इतनी भी मासूम नहीं है कि मतलब गुनाहगार को ऐसे बेगुनाह कर दें या बरी कर दें। बिल्कुल ठीक है। अली अब्बास साहब हमारे साथ थे। पुलिस की तफ्तीश में पैसों का लेन देन का जिक्र नहीं है, लेकिन मदई का कहना है कि 21 लाख रुपए पुलिस की तरफ से डिमांड की गई थी और फिर उस पर ना देने की सूरत में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अली अब्बास ने अपनी कहानी से भी हमें आगाह किया कि किस तरह इनको गोली लगती है और फिर इनके फैमिली वाले किस तरह साथ खड़े होते हैं। महकमा पुलिस के आला अफसरान की तरफ से इनका बेहतरीन इलाज भी करवाया जाता है, एक पाई भी इनकी नहीं लगती, और जब अफसरान बाला की तरफ से इतना सपोर्ट किया जाता है तो ये भी माशरे में बेहतरी लाने के लिए नुमाया किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। लाहौर में अंधे कत्ल की वारदात, और ये वारदात इतनी खौफनाक थी कि दिन दिहाड़े एक फायरिंग करने वाला वहाँ पर पहुँचता है, फायर करता है
और ताजिर को कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थी, शूटर कौन था और शूटर के पीछे टारगेट देने वाला कौन था? मेरे साथ मौजूद है मुकदमे के जो आईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपके पास कत्ल की तफ्तीश आती है, अंधे कत्ल की वारदात होती है, सिर्फ सीसीटीवी का सहारा आपके पास होता है, मुल्ज़िम तक कैसे पहुंचे, कैसे पकड़ा? अहमद साहब, ये एक नामालूम ब्लाइंड मर्डर था। इसको ट्रेस करने के लिए बहुत कभी ऐसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होता है कि मुल्ज़िम चूँकि नामालूम है, इसको किस तरह ट्रेस करेंगे। एक ही इसमें सिर्फ क्लू था, वो था इसकी जो सीसीटीवी फुटेज, वो भी गाड़ी की से। जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होती है, तफ्तीश, सबसे पहले तो हमारी टीम जो है वो तश्कील दी जाती है कि इसको कोशिश करें कि ये जो गाड़ी है इसको ट्रेस करें। अब चूँकि जब हमने इसको तफ्तीश शुरू की, ये नामालूम एक ब्लाइंड मर्डर था सर, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले तो हमने गाड़ी का जो थी, जो असल गाड़ी थी, वो ट्रेस की। जो गाड़ी में जो गाड़ी का नंबर इस्तेमाल हुआ वो गाड़ी असल नहीं थी इसमें। उसके बाद फिर हमने ये गाड़ी वायरल की, वीडियोस इसकी हासिल करके, और उसमें जो इसका असल मालिक था अज़मत, उस गाड़ी के मालिक तक हम पहुँचे। इस पहुंचने के बाद फिर हमने उससे ये बात तफ्तीश दौरान ये बात सामने आई कि ये इसने असल जो अज़मत मालिक गाड़ी का, इसने गाड़ी आगे रेंट पे दी हुई थी। वलीद तारक नाम का एक बंदा जो रेंट पे सामने आता, वो सामने आता सर। अब वलीद तारक चूँकि एक नामालूम किरदार था, अब इसको सामने भी लेकर आना था। इसके लिए हमने 3 से 4 रातें, 3 रात हमने मेहनत की। ये जो इसका मोबाइल फ़ोन, जो एक मोबाइल फ़ोन नंबर जिस हासिल किए, वो नंबर बन जा रहे थे। उसके बाद उसके फैमिली ट्री हासिल की। 4 रातों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो असल किरदार है ये वलीद तारक है। अब वलीद तारक को पकड़ने के लिए हमने इसके घर पे, जो घर का एड्रेस मिला था वो भगवानपुरे का था, वहाँ पे 2 रातें हमने तकरीबन सारी रात जाकर इस्तेमाल किए। 4 टीमें तश्कील दी थी मैंने, इसका घर का पूरा मुहासरा किया सारी रात। 3 रातों के बाद हमें 2-3 रातों के बाद हमें ये इसका पता चलता है कि ये जो है ना इस वक्त यहाँ पे नहीं है, किसी बाहर के इलाके में, हरबंसपुरा के इलाके में उस वक्त वहाँ पे ये रह रहा है। किसी सोर्स, जो हमारा एक सोर्स था, उसके ज़रिए हमें पता चला कि वहाँ पे रह रहा है। हमने वहाँ पर घर पर जाकर इसके हरबंसपुरा के इलाके में जाकर रेड किया। जब रेड किया तो इसको हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फौरी हमने ये किसी के घर पे रूपोश था जी, किसने एक मकान किराए पे ले रखा था, वहाँ पे बैठा हुआ था सर। अच्छा, मकान किराए पे लेके बैठा हुआ था? किराए पे लेकर बैठा हुआ। अपने जो असल घर था वहाँ पे नहीं बैठा हुआ था? नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ से बाहर रह रहा था। ठीक है। जब इसको हम लेकर आए तो सबसे पहले हमने इससे पूछा कि हाँ भाई आपने कत्ल किया? इसने कहा नहीं जी मैंने कत्ल नहीं किया। इसको थाने लेकर गए। थाने रात में हमने फिर इससे तफ्तीश की। तकरीबन 1 रात के बाद ये ब्रेक हुआ है। इसने कहा कि जी मैंने ही वारदात की। फौरी नहीं माना? नहीं जी, फौरी नहीं माने। एक बंदे की जान ले ली, नहीं गोली मार दी उसको, फरार हो गया और फिर पकड़े जाने की सूरत में कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। ये 25 से 30 घंटे के बाद ब्रेक हुआ सर। अच्छा, इतना टाइम लिया इस बंदे ने? सर इसने फिर बताया है कि जी मैंने जो है ना बेसिकली मेरे पीछे इसने जो कैरेक्टर्स बताए, एक मुसद्दक जठोल नाम का बंदा है जो इंटरनेशनल शूटर है, उसके बारे में हमें बाद में इंफॉर्मेशन आई, जो इंटरनेशनल शूटर है वो। अच्छा जी वो क्या नाम बता रहे हैं उसका? मुसद्दक जठोल सर। वो लाहौर में मुकीम है जी? वो ये लखोडेर भगवानपुरा के इलाका, वहाँ का रहायशी। वहाँ से एक मुसद्दक जठोल और एक शहरी जट, 2 लड़के हैं ये सर। ये वलीद तारिक ने नाम बताया? जी बताया जी। अब ये बताता है कि जिस दिन वक़ूअत से पहले जो ये मिनहाले का वो दुकान है, उसको पहले बाकायदा इसको दिखाया गया कि ये दुकान है और ये बंदे की तस्वीर है। बंदे को इसको बाकायदा बताया गया कि भाई ये दुकान है, इसकी रेकी कराई गई है। उसको पूरा जो रूट मैप बताया गया कि भाई अगर हमने इस साइड से आना और इस साइड से जाना है। जब ये जाता है तो इसके साथ एक कैरेक्टर और है, वो राना खुरम नाम का लड़का है। ये तीनों राना मुसद्दक जठोल अलग है जी, मुसद्दक जठोल अलग है, शहरी जट एक अलग किरदार है, और राना खुरम जिस दिन बरोज़ वक़ूआ ये राना खुरम और वलीद तारक दोनों गाड़ी में आते हैं, उसको शूट करके चल जाते हैं। अच्छा, शूट करके चल जाते हैं। तफ्तीश के दौरान ये जो है, जो इसने जो पिस्टल इस्तेमाल किया होता है वो भी इसकी बरामदगी करवाता है। जी बिल्कुल, मैंने कराई। कहाँ से पिस्तौल कहाँ से बरामद करवाता है वो? ये ने मिनहाला से थोड़ा सा आगे नथो के गांव में, जहाँ पे ये इसने इसका दोस्त रहता था, उसका एक मकान था, वहाँ पे इसने रखा हुआ था सर। वहाँ पे पिस्तौल रख दिया कत्ल की वारदात के बाद कि वो पुलिस के हाथ न लग जाए, और खुद किराए की जगह पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको किराए की जगह जहाँ पे वो रह रहा था पुलिस ने पकड़ लिया और उसने बताया कि ये नाम और भी हैं जिन्होंने मुझे ये टास्क दिया था, ये टारगेट दिया था। और वो टारगेट देने वाले कौन थे? ये मुसद्दक जठोल सर टारगेट देने वाला था। उसका क्या मसला था मकतूल के साथ? ये इनका कोई पैसों का लेन देन था।
पैसों का रकम का लेन देन था। अब ये भी तफ्तीश जारी है। अभी ये तो सामने नहीं आई कि कितनी रकम है, कितनी रकम का लेन देन के मामले में इसको शूट कराया गया था। तो कौन कौन अभी तक पकड़ा गया है? शूटर ही सिर्फ पकड़ा अभी गया? सिर्फ शूटर पकड़ा गया है। अभी जो बाकी हैं मुल्ज़मान उनके खिलाफ हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। कौन कौन आपकी लिस्ट में है कि इसको गिरफ्तार करना है? मुसद्दक जठोल है एक, जो इनका मेन कैरेक्टर है। मुसद्दक जठोल ने और इसके शहरी जट, इन दोनों ने इसको हायर किया था। जिस दिन वक़ुआ हुआ उस दिन राना खुरम जो था वो इसके साथ गाड़ी में गया था। राना खुरम कौन है? इसका दोस्त था जिसके घर राना पे खुरम इसका जानने दोस्त था और इसका बहुत पुराना दोस्त था। 20 से 25 साल इसका तल्लुकात थे राना खुरम के। तो बाकी 3 करैक्टर किरदार अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए? नहीं, अभी बाकी 3 गिरफ्तार नहीं हुए। जो शूटर था वो गिरफ्तार हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिसने फायर किया वो पकड़ा गया, लेकिन जिसने टारगेट दिया पुलिस का उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। जी जी, ये इलाके में खौफ और राहत की फिजा बरकरार है क्योंकि कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। जो टारगेट देने वाले हैं वो नहीं पकड़े गए। जी जी, नहीं वो भी इंशाल्लाह। ये मुसद्दक जठोल है, ये हमारे ये शूटर है, इंटरनेशनल शूटर इसको कह सकते हैं। बाहर के मुल्क में इसके बाहर कोई कारोबारी शख्सियत भी है कि सिर्फ इसका काम ही शूटर को तैयार करना और फिर पैसे लेना? ये पैसे लेना लोगों को। मकतूल से पैसों का लेन देन किसका था? ये मकतूल का पैसों का लेन देन अभी ये मुसद्दक जठोल तक हमारे एक्सेस हुई है। मुसद्दक जठोल के इनका कोई जो मकतूल था इनका लेन देन था किसी कारोबार से। मकतूल के घर वालों से तफ्तीश की, उन्होंने कुछ बताया हो कि कौन कौन इसके साथ राब्ते में था? आपने फ़ोन भी उसका कब्जे में लिया मकतूल का, तो किसी की कॉल आई हो या किसी का मैसेज ऑलरेडी वहाँ पे हो कि तुमने मेरे पैसे देने हैं, कोई बात तफ्तीश में सामने आई? ये ना जो मुद्दई है इसका भाई है। मुद्दई बेसिकली वो कह रहा है कि जिसके पैसों का लेन देन था इसका हमें इल्म था, इसका पैसों का लेन देन था, उसके बारे में हमें इल्म था और यही लोग थे, मुसद्दक जठोल वगैरह ही थे, इन्हीं के साथ इनका लेन देन था। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंटरनेशनल शूटर भी है। जी, वो तो उसका इसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है। ये शहरी जट हुआ और ये मुसद्दक जठोल और राना खुरम, इसके खिलाफ तकरीबन 30-40 मुकदमा डकैती के और ये वारदात के। अच्छा, ये डकैती भी करते हैं? ये मुसद्दक जठोल फायरिंग के वाक़यात भी रुनमा हुए होंगे और इन पर दर्ज हुए होंगे। 324 भी है? जी, मुसद्दक जठोल तो ये भत्ते वगैरह का भी इसके मुकदमा दर्ज है। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जी जी, क्रिमिनल। और पुलिस को गिरफ्त में लाने के लिए अभी मेहनत दरकार है। जी जी, अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसको जल्द ही हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। कत्ल का जो मरकजी मुल्ज़म है वो तो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, लेकिन जो शूटर था जिसने ये टारगेट अचीव किया, पुलिस उस तक ज़रूर पहुंच गई और उस मुल्ज़म की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद किरदार सामने आए कि कौन कौन इस शूटर को टारगेट देने वाला था। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उन मुल्ज़मान तक भी रसाई हासिल कर ली जाएगी और उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। डकैती की बड़ी वारदात, और इस डकैती की वारदात में घर में घुसकर डाकुओं ने कोई 5, 10, 15, 20 नहीं 30 लाख रुपए की वारदात की। और इस वारदात में कोई और बड़ा डकैत गैंग नहीं बल्कि घर का एक करीबी निकला। आखिर ये कहानी है क्या, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। डिफेंस सी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़मीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ी ट्विस्ट सी स्टोरी है, ये स्टोरी है क्या? अजीज़ कौन था ये तो सस्पेंस रखेंगे अभी हम, लेकिन ये वारदात होती है, कितने लोग आते हैं, क्या करते हैं और फिर कैसे पुलिस का काम शुरू होता है? चोर पुलिस के खेल में फिर गिरफ्तारी कैसे हुई? आज ये 25 जनवरी 2025 का वक़ूआ है। हमारे डिफेंस सी में एक गांव है सहजपाल, वहाँ पे 25 जनवरी की रात को 5 कस डाकू एक घर में दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होकर वो गन पॉइंट के ऊपर सारे घर वालों को यरगमाल बनाकर घर से असला, नकदी, जेवर, $250, $3600 रियाल, तकरीबन 30 से 35 लाख मालियत का सामान गन पॉइंट पर लूट कर ले जाते हैं। 15 की कॉल होती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, FIR होती है, इर्द गिर्द के कैमरा जात चेक करते हैं। चूँकि गांव है वहाँ पे कैमरा जात ऐसे जैसे डिफेंस में लगे ऐसे मौजूद नहीं थे, तो किसी कैमरे में या किसी जगह पे डाकुओं की शनाख्त नहीं होती। तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था। हमने मुद्दइयों को बार बार प्रोब किया, पूछा कि आपको किसी पे शक हो। पुलिस की वर्किंग के साथ लम्हा राब्ते में रहते हैं, आपके पास मालूमात आती रहती हैं। तो लाहौर में जब से CCPO साहब ने कमांड संभाली है, रॉबरी और डकैती का ग्राफ कम हो गया है। उनकी अच्छी पॉलिसीज़ के तहत मुल्ज़मान को हम शनाख्त पेट पर भेजते हैं, इफेक्टिव पेट्रोलिंग होती है, तो वारदात कम हो गई है। तो लाहौर में डिफेंस सी में 2025 की ये एक ही
डकैती की वारदात थी, जिसका डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब ने नोटिस लिया, हमारी टीम बनी, हमने उस पर वर्किंग की। तो जैसा मैं बता रहा था कि कैमरे नहीं थे, तो हमारे लिए बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था कि हम इसको किस तरह ट्रेस करें। उसमें 3 मोबाइल भी गए, हमने उसको कई बार ट्रैक करवाया, लेकिन डाकू चूँकि बहुत ज़्यादा समझदार थे, इस काम को समझते थे ट्रैकिंग, तो उन्होंने मोबाइल में सिम्स नहीं डाली। आदि मुजरिम थे। हमें मुद्दई को बार बार इंटेरोगेट किया कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि लाहौर में डकैती जैसी वारदात, हाउस डकैती जैसी वारदात नामुमकिन है, हो नहीं रही। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई आपके अजीज़ों में या आपकी कोई रंजिश वाला कोई बंदा मौजूद होगा जिसने ये काम करवाया। तो चूँकि वो जो मुद्दई है उनकी 80 साल की एज है और उनकी 2 शादियाँ हैं। पहली बीवी फौत हो गई, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। तो उन्होंने बताया कि मेरे ख़ानदान में, चूँकि मेरी DHA में ज़मीन बिकी है, पैसा है मेरे पास, तो ख़ानदान के कई ऐसे अफराद हैं जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ बंदों का शक का इजहार किया। हमने जब उन बंदों के नंबरों की CDR ली, तो उनमें से उनका एक जो रिश्तेदार था, जो कि इन्हों ही मुद्दई ने ही उसको लेके पाला हुआ था किसी दौर में जब वो छोटा था, और उसकी परवरिश की और बड़ा किया, इसी घर में वो खाता रहा। हुआ फिर ये कि जब मुद्दई की फ़र्स्ट वाइफ इंतकाल कर जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब चूँकि दूसरी बीवी जब घर में आई तो वो कुछ चपकलिशें, कुछ रंजिशें, कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे हुए कि मुद्दई मुकदमा को अपना वो जो बच्चा था जिसको पाला हुआ था उसको घर से निकालना पड़ा कि तुम अब वापस गाँव चले जाओ। अब वो जो बच्चा तो अब बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया था, वो बच्चा जो पाला था वो बड़ा हो गया था, 31-30 साल की उसकी उम्र थी। तो उसने वो दिल में रंजिश रखी कि मुझे इस घर से निकाल दिया गया है। उसने जाके अपने गांव में प्लानिंग की, अपने गांव के जो डाकू थे, जो उसको पता थे, उसके महल्लेदार थे, उनसे रब्ता किया कि यार मेरे अजीज़ हैं लाहौर में, उनके घर बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर आप लोग डकैती करो तो आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने वो प्लानिंग की, वारदात की। इस बंदे ने जो रिश्तेदार था मुद्दई का, उसका रिश्ते में अपना पुप्पो की जो फैमिली है वहाँ से वो बच्चा रिश्ते में लगता है, ले पालक था, यतीम था। उसने वो डाकुओं को आके घर दिखाया, वो सारी रैकी बताई, घर का सारे हालात बताए कि यहाँ पे पैसे पड़े होंगे। यहाँ जब हमने वो उसकी CDR ली तो वो उस वाक़े के बाद कई दफ़ा मुद्दई के घर के इर्द गिर्द उसकी लोकेशन पाई गई। हमने जिस रात का वकूआ था उस रात के उसकी B पार्टीज चेक की, वो किस किस बंदे के साथ राब्ते में था। जब उन मुलज़मों की, उन B पार्टीज़ की जब हमने CDR ली तो वो बंदे बरोज़ वकूआ रात के 2 बजे इस जाए वकूआ पे उनकी लोकेशन मिल जाती है। जब हम उन नंबरों की आगे ऑनरशिप लेते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उनके ऊपर पहले ही गुजरांवाला के 8-8, 10-10, 20-20, एक के 21 पर्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें वो चलान हुआ डकैतियों के मुकदमात में। जब हमारे पास वो रिकॉर्ड याफ्ता उनका रिकॉर्ड आता है तो हमें समझ आ जाती है कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने आके वारदात की है। हम मुद्दइयों को वो तस्वीरें दिखाते हैं और वो पहचान लेते हैं। मुद्दई की बीवी वो पहचान लेती है कि हाँ ये बंदा वो था जिसने मुझे गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद किया था, जिसका नाम बाद में हमें हाफिज अदनान मालूम हुआ। हम टीम बनाते हैं, DSP साहब इन्वेस्टिगेशन बरकी की सरबराही में गुजरांवाला में रेड करते हैं। पहले रेड में हम 2 बंदे पकड़ते हैं, उनको शनाख्त पेड़ पे बंद करवाते हैं, फिर 3 बंदे दूसरे रेड में पकड़ते हैं। इसी तरह हम 5 के 5 बंदे जब पकड़ लेते हैं, उनको इंटेरोगेट करते हैं, तो वो बंदे हमें बताते हैं कि इनका रिश्तेदार दिलदार उर्फ दिलबर वो इस वारदात का मास्टरमाइंड है। दिलदार उर्फ दिलबर ये मास्टरमाइंड था, ये मास्टरमाइंड और ये 5 डाकू पहले से ही वारदातें करते थे, तो वो भी मास्टरमाइंड ना हुए? मास्टरमाइंड वो था जिसने टिप दी कि इस घर में वारदात कर लो। ये वो 5 डाकू थे जिन्होंने उस वारदात को अमली जामा पहनाया, लेकिन टिप देने वाला उनका वो रिश्तेदार था, दिलदार देने वाला जिस ले पालक था, जिसको पाला, बड़े चाह से रखा भी होगा, खाना खुना भी खिलाते थे, घर में रखा भी हुआ था। यकीनन जो घर का फर्द होता है उसको बोल के घर वालों की तरह ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जब उसको घर से निकाला तो उसने रंज रखा, दिल में रख लिया, और फिर वो डाकुओं को तैयार करता है और वारदात करवा देता है। वो 5 डाकू जो तैयार करते हैं, वो 5 डाकू दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, भाई होते हैं। किस तरह उसकी बातों में, उसकी टिप पे आ जाते हैं और फिर वारदात करने के लिए तैयार हो जाते हैं?
असल में ये जो पांचों डाकू हैं ना, ये 5 के 5 ही दिलदार के दोस्त या तल्लक वाले नहीं हैं। जहाँ पे मुरीद के जिस गांव में रावी रियान में ये दिलदार रहता था, वहाँ पे 2 बंदे रहते थे जो ऑलरेडी चोरियों डकैतियों में जेल से होके आगे हुए थे। अब दिलदार को चूंकि रंज था, गुस्सा था, उसने अपना माइंड बनाया हुआ था, तो चूँ ये 2 उसके महल्लेदार थे, इस दिलदार ने उन 2 बंदों से बात की कि यार अगर बड़ा हाथ मारना है, बड़ी रकम लेनी है, बड़ी वारदात करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया, इसने सारा प्लान बताया। अब वो 2 डाकू थे, आगे 3 डाकू उन 2 डाकुओं के जेल के दोस्त थे, गुजरांवाला के जेल के दोस्त थे, और उन्होंने उनसे रब्ता किया उन डाकुओं के साथ। इन 2 डाकुओं ने, वो 5 की टीम बनी। दिलदार ने लाहौर में आके 2 बंदों को घर दिखाया, रैकी करवाई, सारी मालूमात दी, और वो 2 बंदों ने आगे 3 बंदों को जो उनके जेल के दोस्त से साथी थे उनको साथ मिला के तो ये वारदात घर में घुसकर गन पॉइंट पर वारदात, और 30 लाख मालियत का नुकसान पहुंचाया। तो वो सारा सामान बरामद कर लिया डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद? जी, ऐसा हुआ कि हमने शनाख्त पेड करवाने के बाद जब उनको रिमांड पे लाए, उनकी तफ्तीश की, तो उन्होंने जो पैसे थे वो तो खा लिए हुए थे ज़्यादातर। जो गन्ने थी 3 वो पड़ी हुई थी, वो बरामद करवाई। उनके मोबाइल थे 3, उनमें से 1 मोबाइल बरामद करवाया, 2 बेच दिए हुए थे। जेवर था, कुछ पार्शल जेवर रिकवर करवाया, डॉलर थे वो रिकवर करवाए, और कुछ नकदी जो थी वो रिकवर करवाई। तकरीबन 80% के करीब जो रिकवरी थी, स्टोलन अमाउंट था, स्टोलन चीज़ें थी, वो 80% रिकवर हो गई हैं। पुलिस ने कितने दिनों में इस वारदात को ट्रेस किया, डाकुओं को गिरफ्तार किया? वारदात को ट्रेस करने में तो तकरीबन 20 से 22 दिन लग गए। आगे फिर उनकी जो अरेस्ट का प्रोसेस था वो 3 से 4 दिन में मुकम्मल हो गया। उनको शनाख्त पेड पे भेजा। जैसे जैसे गिरफ्तारी कहाँ से हुई? 2 बंदे जो थे वो रावी रियान से गिरफ्तार हुए, जो कि दिलदार के गांव का ही रहने वाले थे, वो वहाँ से हुए। और 2 बंदे आगे गुजरांवाला, 3 बंदे गुजरांवाला सिटी के थे जो इनके जेल के हमराई थे, वो गुजरांवाला सिटी से अरेस्ट अपने घर से हुए, अपने घरों से हुए। चूंकि उनको नहीं पता था कि हम ट्रेस हो जाएंगे। हमने तो अपनी वारदात की जो ट्रेसिंग थी वो बड़ी खुफिया रखी, किसी को टच नहीं किया, कोई जो है वो कच्चा रेड नहीं किया। प्रॉपर उनको ट्रेस करने के बाद, मदइयों को उनके चेहरे दिखाने के बाद, मुकम्मल तैयारी करके फिर प्रॉपर उनकी लोकेशन लेके, बल्कि पहले जो 2 बंदे पकड़े वो हमने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा साहब से लोकेटर लेके पकड़े। लोकेटर की टीम गई, वो 2 बंदे पकड़े, उनको फिर हमने शनाख्त पेड पे भेजा। उन्होंने हमें आगे 3 बंदों का डाटा दिया कि हमारे साथ 3 बंदे ये हैं, उनके भी प्रॉपर वर्किंग करके 2 से 3 दिन बाद वो भी अरेस्ट कर लिए। अच्छा सर, ये 5 डाकू रिकॉर्ड याफ्ता आप बता रहे हैं, और सब ने 15 से ज़ायद, 20 से ज़ायद, 2 दर्जन से ज़ायद बल्कि वारदातें की हुई हैं। तो ये पहले भी पकड़े जाते हैं, फिर ये सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, फिर दोबारा लाहौर का इंतखाब करते हैं और फिर वारदात कर देते हैं। और ये घर में घुसकर वारदात करना, ऐसे मुजरिम तो माशरे का हिस्सा नहीं रहने चाहिए। ये गिरफ्तारी के बाद जेल में क्यों नहीं रहते, बाहर आज़ाद होकर क्यों आ जाते हैं? तफ्तीश में कहीं खलल पैदा हो जाता है? देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि गुजरांवाला से ये चलान हुए हैं, लाहौर में इनकी ये पहली वारदात थी। तो जो लाहौर में इन्होंने डकैती की है उसका हमने शनाख्त परेड करवाई। हर डाकू से जिस तरह उन्होंने डकैती की उनकी रिकवरी करवाई। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इसमें जो शनाख्त परेड है हमने पूरी फैमिली से करवाई, जो कि पूरी फैमिली को गन पॉइंट पे उन्होंने ये रकमाल बनाया। तो उनके घर 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, और हस्बैंड और वाइफ 5 बंदे थे। तो हमने 5 बंदों से जब शनाख्त पेड करवाई तो 5 बंदों ने उनको आइडेंटिफाई किया। तो ये एक बहुत बड़ी शहादत है कि एक डाकू को 5 बंदे शनाख्त करें। कत्ल के केस में भी मौके पे 2 गवाह होते हैं, आप समझते हैं। इस डकैती की वारदात के अंदर हमने 5 बंदों से शनाख्त करवाई है। इसके अलावा जो रिकवरियाँ, जेन्युइन रिकवरियाँ आई हैं, वेपन है, मोबाइल है, जेवर है, पैसे हैं, डॉलर हैं, और इंशाल्लाह इस बार इनको बहुत बड़ी सज़ा होगी। तफ्तीश मुकम्मल हो गई? तफ्तीश मुकम्मल हो गई। गिरफ्तारी के बाद इनको जेल भेज दिया गया? जेल भेज दिया। अब दोबारा आपकी तफ्तीश में इस कदर इनको ठोस सबूत हासिल करने के बाद चलानी की गई है कि ये बाहर नहीं आएंगे? ये इंशाल्लाह जो डकैती की सज़ा है, ये पूरी की पूरी सज़ा भुगतने के बाद बाहर आएंगे। ठीक है जी। इंस्पेक्टर ज़मीर हमारे साथ थे और डिफेंसी के ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने और इनकी टीम ने बड़ी काविश के बाद
घर में घुसकर वारदात करने वाले 5 डाकू और एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर, ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनको सज़ा दिलवाने के लिए अपनी तफ्तीश में कसूरवार साबित करते हुए और फिर इनको जेल भेज दिया गया, जहां वो सज़ा काट रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।